हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 के दूसरे टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर में पढ़ना हम लोगों को है सोराइसिस एंड डर्मेटाइटिस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी। ये जो आप देख रहे हैं सोराइसिस, डर्मेटाइटिस और लेप्रोसी, ये जो होती हैं ये डिसीज हैं, रोग हैं। हमको इनके जो है यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पैथोफिजियोलॉजी। इसका मतलब होता है रोग की उत्पत्ति, रोग का विकास। यानी कि ये जो रोग है, जो डिसीज है सोराइसिस, डर्मेटाइटिस और लेप्रोसी, इनका विकास कैसे होता है या इनके रोग की शुरुआत जो है कैसे होती है, इनके बारे में पढ़ना है। ये वर्ड उसी को इंडिकेट करता है। तो चलिए पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इनके बारे में जो है हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें, ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक का संबंध जो होता है वो पैथोफिजियोलॉजी से है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। यानी ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका संबंध पैथोफिजियोलॉजी से है। या और जो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था यूनिट 2 में, फर्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, उसका संबंध ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से था। तो चलिए जो पैथोफिजियोलॉजी से जो टॉपिक का संबंध है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ लिखा है स्किन। स्किन का मतलब होता है त्वचा और डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार या गड़बड़ी, यानी त्वचा में विकार या गड़बड़ी। नेक्स्ट सोराइसिस, इसका मतलब होता है अपरस या छालन रोग। डर्मेटाइटिस, इसका मतलब होता है एक्जिमा या स्किन एलर्जी। लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। और पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है रोग की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी रोग की शुरुआत जो कैसे हुई है उसके बारे में पढ़ना है। यानी ये जो आप तीन डिसीज देख रहे हैं, इनका संबंध जो होता है वो स्किन से होता है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्किन डिसऑर्डर से, यानी कि त्वचा विकार किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखेंगे व्हेन का मतलब होता है जब, देयर का मतलब होता है यहाँ, इज डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है जब गड़बड़ी हो जाए, यहाँ जब गड़बड़ी हो जाए। इन द नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का मतलब होता है सामान्य कार्य में, ऑफ आवर स्किन, हमारी जो त्वचा है। कहने का मतलब है कि जब हमारी त्वचा में उसके नॉर्मल फंक्शन में जो है गड़बड़ी हो जाती है या जो है विकार उत्पन्न हो जाता है। आगे बात करेंगे ओ आर या एंड अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब होता है अवांछनीय। चेंज का मतलब होता है बदलाव। ऑकर्स का मतलब होता है पाया जाना। इन इट्स, इट्स का मतलब होता है उसके। कलर का मतलब होता है रंग। अपीयर का मतलब होता है प्रतीक होना या दिखाई देना। एंड टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। कहने का मतलब है कि जब हमारे स्किन के बनावट में या उसके कलर में कोई अवांछनीय बदलाव हो जाता है या दिखाई देता है तो इट इज कॉल्ड ए स्किन डिसऑर्डर, तब हम उसको जो है स्किन डिसऑर्डर कहते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को एक बार फिर समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि जब हमारे स्किन के नॉर्मल फंक्शन में कोई गड़बड़ी आ जाती है या स्किन के जो कलर हैं, जो बनावट है, जब उसमें कोई अवांछनीय बदलाव दिखाई देता है, तब हम उसको जो है स्किन डिसऑर्डर कहते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। दीज कैन बी काज्ड बाय, यह किसके द्वारा होता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के द्वारा होता है, एलर्जी के द्वारा होता है, जेनेटिक्स के कारण होता है यानी आनुवांशिक के कारण होता है, और इम्यून सिस्टम मेलफंक्शन, यानी कि जब आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो गड़बड़ी उसमें आ जाए तब जो है स्किन डिसऑर्डर जो है क्रिएट होती है। तो चलिए ये तो बात हो गई जो है स्किन डिसऑर्डर में, लेकिन हमको स्किन डिसऑर्डर में पढ़ना है सोराइसिस, डर्मेटाइटिस और लेप्रोसी के बारे में। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोराइसिस, जिसको हिंदी में हम लोग जो है
अपरस या छालन रोग कहते हैं। देखिए, सोरायसिस में हमको पढ़ना है उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और उसके टाइप के बारे में और इटियोलॉजी के बारे में। आप सोचेंगे, अरे! हमारे सब्जेक्ट में तो सिर्फ जो हमारा सिलेबस है, उसमें तो सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी है, आप ये टाइप और इटियोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए मित्रों, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब आप निकालेंगे अपना सिलेबस नेट से, तो वहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से कोर्स ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा और उसके नीचे लिखेगा कोर्स आउटकम, यानी कि कोर्स के अंतर्गत और क्या चीज़ें आती हैं और यहाँ पर एकदम साफ तौर पर लिखा गया है, किस नंबर पर? नंबर 3, यहाँ जो नंबर 3 है देखेंगे लिखा है कि अंडरस्टैंड द etiology and pathogenesis of disease disorder associated with integumentary system, peripheral nervous system and cardiovascular system। देखिए बच्चों, हम आपको एक बात बता दें, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करें तो उसको एकदम गहराई से करें, क्योंकि आउट कोर्स में यानी कि ये देखिए लिखा रहेगा कोर्स ऑब्जेक्टिव यानी कोर्स का क्या उद्देश्य है और कोर्स आउटकम यानी कोर्स के अंतर्गत और क्या चीजें आ सकती हैं। इसलिए हमको सोराइसिस के टाइप के बारे में और इटियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। दिया तो सिर्फ है पैथोफिजियोलॉजी यानी कि रोग की उत्पत्ति कैसे हुई है। आप सोचेंगे कि यही तो दिया है सिर्फ हमारे टॉपिक में, हमको सिर्फ यही पढ़ना नहीं, आपको टाइप में भी पढ़ना है उसका और उसका इटियोलॉजी पढ़ना है। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि जो अ, वो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे रोग की जो है शुरुआत होती है। हम आपको बता दें, क्योंकि हमें फार्मेसी किए हुए 8 से 9 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने बहुत सारे जो है जो क्वेश्चन पेपर थे पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि हमारे समय में एक अलग सब्जेक्ट हुआ करता था पैथोफिजियोलॉजी। हमने उसके सारे पेपर को जो है बहुत अच्छे से स्टडी किया है और उसमें जब भी हम किसी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी से संबंधित जो डिसीज़ होंगी, उनके टाइप के बारे में, उनकी इटियोलॉजी में और ये पैथोफिजियोलॉजी तो ज़रूर से हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि इससे जो है 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है कि सोरायसिस के टाइप और उसकी इटियोलॉजी के बारे में बताइए। इसलिए मैं आपको फिर बार-बार कह रहा हूँ कि आपको उसके टाइप और इटियोलॉजी के बारे में ज़रूर से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोरायसिस के बारे में यानी अपरस या छालन रोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं, सोरायसिस इज ए क्रोनिक, जो सोरायसिस या अपरस जो डिसीज होती है, इज ए क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है पुरानी बीमारी होती है, जल्दी से नहीं होने वाली है, यानी कि बहुत जो है पुरानी बीमारी होती है। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है असंक्रमित या ऐसी बीमारी जो छूने से नहीं फैलती है, उसको हम लोग जो है नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षा विकार। इसका क्या मतलब होता है? हम जानते हैं कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, वो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी हो जाती है, इसमें विकार हो जाता है इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र में, ये क्या करता है? अपने ही शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं को मारने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द स्किन। ये कह रहा है कि जो सोरायसिस बीमारी होती है स्किन की, वो पुरानी होती है, असंक्रमित होती है और स्व प्रतिरक्षा विकार वाली होती है। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, इस दशा में और इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता हमारा है, बिकम ओवर एक्टिव, मतलब जो है वो बहुत ज्यादा अति सक्रिय हो जाता है, ओवर एक्टिव होता है, काजिंग, जिसके कारण जो होता है स्किन सेल, जो त्वचा की जो सेल होती है, टू ग्रो मतलब वृद्धि करने लगती है एंड और एक्यूमुलेट रैपिडली, और तेजी के साथ जो है एक ही जगह पर जमा होने लगती है। ये होती है सोरायसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी सोरायसिस किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में, टाइप ऑफ सोरायसिस। मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में भले ही ना दिया हो, कि पूछा नहीं है टॉपिक में किसका टाइप या इटियोलॉजी बताइए, लेकिन आपको पढ़ना है, कोर्स आउटकम में ये चीजें आती हैं, इसलिए पढ़ना है, एग्जाम में जरूर से पूछेगा। आप देख लीजिएगा पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का जो है, जो क्वेश्चन बने हैं विगत वर्ष में फार्मेसी में पूछे गए हैं, तो देखेंगे समझ जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सोरायसिस के बारे में। इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो है प्लाक सोरायसिस। इसमें देखेंगे मोस्ट कॉमन,
80 टू 9% 90% सबसे सामान्य प्रकार होता है और 80 से 90% इसी के केस होते हैं 100 में से। देखेंगे फीचर, इसका जो लक्षण होता है, राइज्ड, राइज्ड का मतलब होता है बढ़ना, रेड पैचेज विथ सिल्वर स्केल ऑन एल्बो, नी और स्केल। ये कह रहा है जो हमारी एल्बो होती है, जो हमारी कुहनी होती है, नी और हमारा जो घुटना होता है और हमारा जो स्केल और हमारी जो खोपड़ी होती है, इसके ऊपर जो होता है रेड पैचेज, यानी रेड पैचेज जो है उभरे हुए दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ सिल्वर स्केल दिखाई देती है। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को देखेंगे ना, सोराइसिस जिसको हुआ अपरस, तो उसके स्कल्प पर जो सिल्वर कलर स्केल दिखाई देगा और रेड पैचेस जो है उभरा हुआ दिखाई देता है। ये तो हो गई बात फर्स्ट टाइप के बारे में, प्लाक सोराइसिस के बारे में। तो दूसरे हम सोराइसिस के बारे में बात करते हैं, वो है गॉटेड सोराइसिस। गॉटेड सोराइसिस में देखेंगे ट्रिगर्ड बाइट, ये मतलब ये किसके द्वारा ट्रिगर्ड होता है, उत्तेजित होता है, बाय बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इन्फेक्शन इन यूथ, यानी कि जो यूथ में जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है नौजवानी में, वो बैक्टीरिया के द्वारा जो है ट्रिगर होता है, उत्तेजित होता है। आगे देखेंगे अपीयर एज स्मॉल वाटर ड्रॉप लाइक रेड स्पॉट। ये क्या होता है, स्मॉल माने छोटे छोटे और वाटर ड्रॉप लाइक रेड स्पॉट, यानी कि आपकी बॉडी पर रेड स्पॉट होंगे, छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देंगे और उसमें जो है वाटर भरा रहेगा, वैसे ही ये दिखाई देते हैं हमारे बॉडी पर। ये तो बात हो गई गॉटेड सोराइसिस के बारे में। नेक्स्ट की बात करते हैं इनवर्स सोराइसिस। इसमें देखेंगे फाउंड इन स्किन फोल्ड, ये कहाँ पाया जाता है, स्किन के जो फोल्ड होते हैं, कहाँ, अंडर आर्म यानी बगल में इधर, और ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है जो हमारी जांग होती है और जो हमारा पेट होता है, यानी कि नाभि जो होती है ठीक उसी के नीचे और जांग के बीच में, जहां हमारा पैंट हम जहां पर पहनते हैं उसी को ग्रोइंग एरिया बोलते हैं और वहां पर इसकी होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। वही कह रहा है काजिज, कारण जो होता है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, साइन का मतलब होता है चमकदार, रेड पैचेज विदाउट स्किन, यानी कि जो जो स्किन के फोल्ड होते हैं वहां पर ये पाया जाता है काजन, जिसके कारण जो होता है वहां की जो स्किन होती है स्मूथ हो जाती है, शाइनी हो जाती है और वहां पर रेड पैचेज आपको दिखाई देंगे विदाउट स्किल, और वहां पर स्किल नहीं दिखाई देगा। स्किल कैसे समझ सकते हैं, आपने कभी जो है मछली खाया होगा तो उस पर आप जो ऐसे रगड़ कर निकालते हैं, स्केल नहीं होता, छोटा छोटा ऐसे निकलेगा ऊपर वाला, उसी को हम लोग जो है स्कुल कहते हैं, वही होता है स्केल। वैसे जब सोराइसिस होती है किसी व्यक्ति को देखेंगे उसकी चमड़ी जो होती है मोटी हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, जो है सिल्वर कलर की स्केली हो जाएगी। जब उसको छुड़ाएँगे तो ऐसे आपको जो है मोटी-मोटी या पतली-पतली परत जो है निकलेगी उस वहाँ से जहाँ हुआ होगा। तो ये तो बात हो गई इनवर्स सोराइसिस के बारे में। नेक्स्ट की बात करेंगे पास्टुलर सोराइसिस के बारे में देखेंगे। सेवर टाइप माने बहुत ही गंभीर प्रकार का होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय माने हम इसकी विशेषता कैसे बता सकते हैं? बाय पेनफुल मतलब जहाँ ये होगा वहाँ आपको पेन होगी, दर्द बहुत होगा। पस फील्ड और वहाँ पर पस फील्ड ब्लिस्टर यानी कि जो फफोले बनेंगे वहाँ पर उसमें जो है पस रहेगा, मवाद रहेगा, ऑन रेड स्किन और जो आपकी स्किन रहेगी वो रेड रहेगी। कहने का मतलब होता है कि ये बहुत ही गंभीर टाइप का होता है और इसकी विशेषता हम कैसे बताएँगे कि वहाँ पर जहाँ पर ये होगा वहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा और जो ब्लिस्टर बनेंगे, जो बुलबुले बनेंगे उसमें पस रहेगा, ऑन रेड स्किन और स्किन जो होती है वो रेड रहेगी। ये तो बात हो गई पास्टुलर सोराइसिस के बारे में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें वो है इरेथ्रोडर्मिस सोराइसिस। इसमें बात करेंगे हम लोग जो है रेयरेस्ट एंड लाइफ थ्रिएटिंग। ये काफी रेयर टाइप का होता है और जीवन जोखिम वाला होता है। आगे बात करेंगे काजेज मतलब जिसके कारण जो होता है फुल बॉडी रेडनेस रिसेंबलिंग। रिसेंबलिंग का मतलब होता है समान रूप से, यानी कि पूरे शरीर पर समान रूप से जो है रेडनेस यानी लालिमा दिखाई देगी। और सेवर बर्न का मतलब होता है गंभीर रूप से जो है आपको जलन महसूस होगी। कहने का मतलब होता है इसके कारण जो होता है पूरे शरीर पर रेडनेस होगी समान रूप से और समान रूप से
पूरे शरीर पर आपको जो है गंभीर रूप से जलन महसूस होगी। आगे बात करेंगे इसमें रिक्वायर इमीडिएट इमरजेंसी, इसमें जो है तुरंत इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई सोरायसिस के टाइप के बारे में। जो कुछ मुख्य टाइप थे सोरायसिस के, हमने उनके बारे में जो है आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे सोरायसिस के इटियोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इटियोलॉजी के बारे में। इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। हम लोग जो है इसमें फैक्टर की स्टडी करते हैं, कारक की स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं सोरायसिस का। फर्स्ट है जेनेटिक, इसमें बात करेंगे इफ वन ओवर बोथ ऑफ योर पेरेंट हैव सोरायसिस। ये कह रहा है कि आपके जो माता पिता हैं अगर वो दोनों ही सोरायसिस से पीड़ित हैं या दोनों में से कोई एक अगर सोरायसिस से पीड़ित है तो क्या होगा, योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो आपके जो रिस्क है, जोखिम है, उसके विकास की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाएगी। कैसे देखेंगे, द कंडीशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी कह रहा है काफी, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफी हद तक। ये कह रहा है कि आपके माता पिता को अगर सोरायसिस हुई है या दोनों में से किसी कोई एक को भी अगर सोरायसिस हुई है तो ये जो जोखिम होता है विकास का सोरायसिस का, वो काफी हद तक जो है बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई जेनेटिक के बारे में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है या जो कार्य वो हो रहा है उससे अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तब क्या होगा देखेंगे तब। टी सेल आर मिस्टेकली एक्टिवेट एंड रिलीज प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल। जो आपकी टी सेल होती है वो मिस्टेक रूप से जो है, गलती से जो होती है एक्टिवेट हो जाए और प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल को जो है रिलीज करने लगे, निकालने लगे। क्या होगा, लीडिंग आगे क्या होगा, टू द रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन सेल, यानी कि जो त्वचा की जो स्किन होती है वो तेजी से, रैपिड का मतलब होता है तेजी से जो है प्रोलिफरेशन, यानी उसमें पुनरुद्भवन होने लगता है, यानी कि वो अपने सेल को जो है बढ़ाने लगती है। आगे क्या होगा, एंड इन्फ्लामेशन, और वहां पर जो है सूजन आ जाती है। ये तो बात हो गई इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन के बारे में। नेक्स्ट की बात करें वो है ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर का मतलब होता है कि ये उस सोरायसिस की प्रक्रिया को जो है तेज कर देते हैं या इनसे जो है स्टार्ट हो जाती है सोरायसिस। कैसे देखेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्ट्रेस यानी तनाव के कंडीशन में, मेडिकेशन यानी कि दवाओं के, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनके खाने से आपको सोरायसिस होने की संभावना प्रबल रूप से रहती है, और वेदर मौसम का इफेक्ट होता है, लाइफ स्टाइल फैक्टर होते हैं, इसमें आता है ओबेसिटी, और ओबेसिटी यानी मोटापा, और स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना। ये तो बात हो गई सोरायसिस के जो है, सोरायसिस के बारे में और उसकी टाइप के बारे में और उसकी इटियोलॉजी के बारे में, और हमने इस व्हाइट बोर्ड पर जो है स्किन डिसऑर्डर के बारे में भी बात कर लिया। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम बात करेंगे सोरायसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए। ये दोनों भले ही कम पूछे 2 नंबर में, लेकिन 7 और 10 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। वो पूछेगा सोरायसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में या उसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में। तो अभी आप प्लीज जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोरायसिस के पैथोफिजियोलॉजी, या इसी को हम लोग जो है पैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, इन दोनों ही वर्ड का क्या मतलब होता है। इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है, रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है, इसके बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो चलिए सोरायसिस के पैथोजेनेसिस को हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है समझते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रिगर फैक्टर। यानी ट्रिगर फैक्टर क्या होता है, ट्रिगर फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके द्वारा जो है सोरायसिस की शुरुआत होती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोरायसिस बिगिन, जो सोरायसिस होती है उसकी जो शुरुआत होती है
ड्यू टू मतलब किसके कारण होती है, सोरायसिस की शुरुआत जो है किसके कारण होती है, ए मिक्स ऑफ जेनेटिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जब एक जेनेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर आपस में मिलते हैं तो इनके कारण जो है सोरायसिस की जो है शुरुआत होती है। तो चलिए यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो आप जेनेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर जो देख रहे हैं, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके कारण भी जो है सोरायसिस की शुरुआत होती है, या ये जब अलग अलग भी जो है वो सोरायसिस की जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर में क्या-क्या चीज़ें जो है आती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आती हैं स्ट्रेस यानी तनाव, इन्फेक्शन में आता है हमारा बैक्टीरिया, मेडिकेशन में आता है हमारा जो है दवाएँ, और स्मोक में आता है हमारी जो है धुआँ आता है। यानी किसका धुआँ? सिगरेट का धुआं। इनके कारण जो होता है वो सोरायसिस की जो है शुरुआत होती है। आगे बात करेंगे हम लोग जो इसमें जो है, दे डैमेज द स्किन सेल। ये जो फैक्टर होते हैं वो स्किन सेल को जो है डैमेज कर देते हैं, नॉन एज कीरेटिनोसाइट, जिसको हम लोग जो है कीरेटिनोसाइट सेल के रूप में जानते हैं। तो बात कर लेंगे ये कीरेटिनोसाइट सेल जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, जो स्किन की जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसी में पाई जाती है हमारी केराटिनोसाइट, यानी कि इस फैक्टर के द्वारा जब स्किन की केराटिनोसाइट जो है डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, इम्यून एक्टिवेशन, यानी दूसरा जो स्टेप है, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। कैसे देखेंगे, एज सून एज दीज केराटिनोसाइट आर डैमेज, जैसे ही ये केराटिनोसाइट जो होती है डैमेज होती है, दे एक्टिवेट द बॉडी सेंटिनल सेल। ये क्या करती है, बॉडी के सेंटिनल सेल को जो है एक्टिवेट कर देती है। वो कौन सी सेंटिनल सेल होती है, यहाँ सेंटिनल सेल का मतलब होता है ये बॉडी की पहरेदार सेल होती है, यानी कि सुरक्षा करती हैं। वो कौन से पहरेदार सेल होती है, काल डेंड्रिटिक सेल, जिसको हम लोग जो है डेंड्रिटिक सेल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में वो होता है साइटोकाइन रिलीज। उसके बाद जो है साइटोकाइन जो है रिलीज होता है। कैसे देखेंगे, अपान एक्टिवेशन, यानी कि जैसे ही एक्टिवेशन होता है, सक्रियता आती है, क्या होता है, डेंड्रिटिक सेल रिलीज केमिकल मैसेंजर। जो डेंड्रिटिक सेल होती हैं वो केमिकल मैसेंजर को रिलीज करती हैं, निकालती हैं। वो कौन से केमिकल मैसेंजर होते हैं, साइटोकाइंस, जिसको नोन एज, जिसको हम जानते हैं किस रूप में जानते हैं, IL-12, जिसको इंटरल्यूकिन 12 कहते हैं, या IL-23 यानी इंटरल्यूकिन 23 कहते हैं। ये साइटोकाइंस होती हैं, ये एक केमिकल मैसेंजर होती हैं जो रिलीज होती हैं कहाँ से, डेंड्रिकल सेल से। तो क्या होता है, आगे बात करेंगे इसमें जो है, सेल री रिक्रूटमेंट, यानी सेल जो होती है वो दूसरे सेल को बुलाती है। कौन से दूसरे सेल को देखते हैं, दीज साइटोकाइंस, ये जो साइटोकाइन होती हैं I-12 या I-23, IL-23 क्या करती हैं, रिक्रूट मतलब बुलाती हैं, एंड एक्टिवेट टी सेल, यानी ये जो होती है साइटोकाइन जो है बुलाती हैं और टी सेल को जो है एक्टिवेट कर देती हैं। स्पेशली वो कौन से जो है विशिष्ट सेल होती हैं टी सेल, वो होती है TH17 सेल। क्या करती हैं, आगे देखेंगे, विच एक्ट एज द बॉडी प्राइमरली इम्यून रिस्पॉन्डर। यहाँ प्राइमरली इम्यून रिस्पॉन्डर का मतलब होता है प्रमुख कमांडो, यानी ये जो होती है शरीर की प्रमुख कमांडो की तरह काम करती है। वही लिखा है ना, विच एक्ट एज ए, मतलब ये काम करती है शरीर के प्रमुख कमांडो की तरह। कमांडो का क्या काम होता है, बाहर से आए हुए दुश्मनों को जो है लड़ना, यानी बाहर से आए हुए दुश्मनों के साथ जो है लड़ना, उनको जो है किल करना। कौन, TH17। आगे क्या होता है, इन्फ्लामेटरी कैस्केड। यहाँ इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन, और कैस्केड का मतलब होता है जलप्रपात, यानी कि बारिश होना, यानी इन्फ्लामेटरी सेल का जो है बारिश होना। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे, इसमें देखेंगे द एक्टिवेट टी सेल ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली इनटू द स्किन। ये जो एक्टिवेटेड टी सेल होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा यात्रा करके जो है वो डायरेक्टली माने सीधे जो है स्किन के पास जो है पहुंच जाती हैं। तो क्या होता है, वेयर, जहां दे सिक्रीट ए कैस्केट। ये सिक्रीट ए कैस्केट का मतलब होता है बारिश होना। किसकी बारिश होना,
ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। जो प्रो इन्फ्लामेटरी माने ऐसे सेल होती हैं जो इन्फ्लामेशंस को जो है जो इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करती हैं, यानी कि प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस होती हैं उनकी जो है बरसात होने लगती है। कहाँ पर? स्किन के पास। लिखा ना कि वेयर दे सीक्रेट ए कैस्केड। वहां जो है बारिश होने लगती है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का। ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कौन होती हैं? सच एज जैसे IL माने इंटर इंटरल्यूकिन 17 एंड TNF अल्फा। ये जो साइटोकाइन होती हैं, सेल जो स्किन होती है वहां पर इसकी जो है बारिश होने लगती है। ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करने वाली, शुरू करने वाली सेल होती हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हाइपर प्रोलिफरेशन। इसका क्या मतलब होता है? तेजी के साथ पुनरुद्भवन होना, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप को तेजी से मल्टीपल मल्टीपल करने लगती हैं, अपनी संख्या जो है बढ़ाने लगती हैं। देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, बात करेंगे। दीज प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइन होती हैं मेनली माने मुख्यतः कौन? IL-17 इंटरल्यूकिन जो 17 होती हैं, सिग्नल माने संदेश भेजती हैं द केराटिनोसाइट टू मल्टीप्लाई या मल्टीपल रैपिडली। ये जो साइटोकाइन होती है मेनली 17, ये सिग्नल भेजती हैं केराटिनोसाइट सेल को। ये केराटिनोसाइट सेल कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। जो फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, उसी में ये केराटिनोसाइट सेल जो होती हैं पाई जाती हैं। तो क्या करती हैं? ये जो साइटोकाइन्स होती हैं, ये सिग्नल भेजती हैं केराटिनोसाइट को, और ये केराटिनोसाइट जो होती हैं वो तेजी के साथ जो है मल्टीपल होने लगती हैं, अपनी संख्या जो है बढ़ाने लगती हैं। आगे क्या होता है? नॉर्मल माने समान रूप से देखा जाए स्किन सेल, यानी कि जो स्किन सेल होती है उसको समान रूप से देखा जाए तो टेक 28 टू 30 डे टू मैच्योर एंड सेड, यानी कि जो सामान सेल होती हैं स्किन की वो जो है 28 से 30 दिन लेती हैं मैच्योर होने में और जो है गिरने में, यानी कि यहाँ से गिरने में। अब जो मैल नहीं निकालते हैं नहाते वक्त, वो मैल नहीं रहती है, वो स्किन सेल ही होती है। तो यही कह रहा है कि जो नॉर्मल स्किन सेल होती है उसको 28 से 30 दिन लगते हैं मैच्योर होने में और गिरने में। बट लेकिन हेयर यहाँ द साइकिल रिड्यूस, लेकिन यहाँ पर जो ये साइकिल होती है 28 से 30 दिन की, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है टू जस्ट 3 टू 4 डे, यानी कितने दिन की हो जाती है? 3 से 4 दिन की हो जाती है। आगे बात करेंगे दिस रैपिड ग्रोथ। तो यहाँ क्या होता है? इस सेल के जो है तेजी के साथ ग्रोथ होने लगता है। इज कॉल्ड, इसी को हम लोग जो है हाइपर प्रोलिफरेशन कहते हैं। समझ गए इस स्टेप को? अब हम जो है लास्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, वो है प्लॉक एंड स्केल फॉर्मेशन का। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोराइसिस होती है ये स्किन की डिसीज होती है। इसमें क्या होता है? जो हमारी स्किन होती है ऊपर से एकदम मोटी हो जाती है और वहां पर बहुत ज्यादा जो है खुजली होने लगती है। तो वही कह रहा है प्लॉक एंड स्केल फॉर्मेशन, यानी कि लास्ट स्टेप में जो होता है प्लॉक और स्केल का फॉर्मेशन होता है। कैसे देखेंगे? बिकॉज क्योंकि सेल मल्टीप्लाई टू क्विकली, जो क्योंकि जो सेल होती है वो बहुत तेजी के साथ जो है वृद्धि कर रही होती है या अपनी संख्या बढ़ा रही होती है। द ओल्डर सेल फेल टू शेड एंड एक्यूमुलेट ऑन द स्किन सरफेस। ये कह रहा है जो ओल्डर सेल होती है वो बहुत जल्दी से गिर नहीं पाती है, तो जिसके कारण जो होता है एंड एक्यूमुलेट ऑन द स्किन सरफेस, जिसके कारण जो होता है स्किन की जो सरफेस उसकी सतह होती है वहीं पर उसका जमाव होने लगता है। क्योंकि ये तो 28 से 30 दिन में जो है मैच्योर होकर गिरेगी, लेकिन इसकी साइकिल कम हो गई तो इसलिए जो है ये जो ओल्डर सेल है वो गिर ही नहीं पा रही है। तो इस कारण जो है स्किन के सरफेस पर जो है उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, जमाव होने लगता है। क्या होता है? दिस लीड टू स्किन थिकनिंग, जिसके कारण जो होता है स्किन जो होती है वो मोटी होने लगती है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर व्हाइट स्केल, और वहां पर जो है सिल्वर व्हाइट स्केल का फॉर्मेशन होने लगता है, निर्माण होने लगता है। एंड रेडनेस, और वहां पर जो क्या आ जाती है? रेडनेस आ जाती है, लालिमा आ जाती है। ड्यू टू मतलब किसके कारण ये लालिमा आती है? द इन्फ्लामेशन एंड डायलेशन
ऑफ अंडरलाइंग ब्लड वेसल, यानी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो डायलेट हो जाती है, जिसके कारण वो रेड जो है रेडनेस यानी कि लाल-लाल जो है दिखाई देने लगती हैं। यानी कि वहाँ पर स्किन जो होती है, जहाँ पर सोराइसिस होगी, वो मोटी हो जाएगी और आपको रेडनेस दिखाई देगी, वहाँ पर खुजली होगी। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है सोराइसिस के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसकी एटियोलॉजी के बारे में, उसके पैथोफिजियोलॉजी यानी उसके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया स्किन डिसऑर्डर में पहले डिसीज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है स्किन डिसऑर्डर में डर्मेटाइटिस के बारे में, इसके टाइप के बारे में, इसकी एटियोलॉजी के बारे में और इसके पैथोफिजियोलॉजी इसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी जो है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है गलती है या मैं समझाने में आपको असफल रहा हूं तो प्लीज मुझको जो है कमेंट के द्वारा जो है सजेस्ट करिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को जरूर सुधार लूंगा। धन्यवाद मित्रों।